मैं कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट जानना चाहता हूं। रेड क्रॉस कैनेडियन उनकी जानिब से एक बयानिया जारी हुआ, एंड पे उन्होंने एक नोट ये लिखा कि ये रकम हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं दे रहे, बल्कि ये रेड क्रेसेंट के जरिए ही तकसीम की जाएगी। खैरात मांग रहे हैं, खैरात की दुकानें खुल गई हैं, बारिंग असाइड अ फ्यू सिंसियर पीपल जो कि अच्छा काम भी करते हैं। मोस्टली तो ये भी एक धंधा है, खैरात भी एक धंधा बन के रह गया है। और जो है एक तरफ जिल्लत बढ़ रही है, एक तरफ एनजीओज बढ़ती चली जा रही हैं। आपको मुंह को नहीं लगाता बाहर, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। चौथा बदतरीन पासपोर्ट है आपका, आप सबसे जानवरों की तरह बाहर आपके से ट्रीट किया जाता है। कौन सा तशख्खुस? कोई 50 से ज़्यादा डैम बह गए हैं, 5-6 हज़ार से ज़्यादा सड़कें और रेलवे ट्रैक बह गया है, 19-20 हज़ार से ज़्यादा अस्पताल दोबारा बनाने पड़ेंगे और 25-26 हज़ार से ज़्यादा स्कूल दोबारा बनाना पड़ेंगे, और गांव के गांव सफाई हस्ती से मिट गए हैं। वैसे तो दुनिया का कोई भी देश नहीं है जो इनको दूर से ही चलता ना कर दे रहा हो। आजकल आप देखो, एक तो होता है ये जितने भी बड़े देश हैं ना, इन सब के अंदर में एक गिल्ट फैक्टर होता है कि हाँ चलो हम ठीक है, कुछ ना कुछ भिखारी का भला कर दें, कुछ ना कुछ है वो इस तरीके का जो गरीब दरिद्र टाइप के लोग हैं इनका हम थोड़ा सा मदद कर दिया जाए। पर इनको जो दिखता है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी संख्या है, पाकिस्तान के लिए तो सरकार भिखारी, आवाम जो है वो त्रस्त है, वो दरिद्र है। अब उनकी मदद करने के लोग सोचते भी हैं, लेकिन खुलेआम अब आजकल तो बोलने लगे हैं। आजकल खुलेआम दुनिया से आवाज़ें उठने लगी हैं। बाकायदा जो मजबूत लोग हैं, जिनकी आवाज़ मायने रखती हैं, उनसे भी ऐसी आवाज़ें उठने लगी हैं कि इनकी सरकार को एक फूटी कौड़ी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ देना है, जो इनमें कुछ प्राइवेट एनजीओज हैं जो हकीकत में कुछ काम करते भी हैं, उनको दे दो। इनको देने से कोई फायदा नहीं। इनको पता है कि ये एक नंबर के लुटेरे हैं, ये भी और जो इनके पहले थे वो भी, जितने रहे हैं 70 साल में सब लुटेरे रहे हैं, सब लूट मार भाग जाएंगे। बाकी जो इमरान खान साहब ने कहा है कि अवाम में गम गुस्सा है, बिल्कुल है। आप सैलाबी तबाही का हाल देख लें और ना भूलें सैलाब वालों को। मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ सैलाब वालों को ना भी भूलिएगा, और कि करोड़ों लोग, हर छठा पाकिस्तानी सैलाब में डूबा हुआ है, और माओं के सामने बच्चे बह गए हैं। तो लेकिन उसके बाद है आबादकारी। सर्दी करीब है, आबादकारी। वो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? नीचे सांप हैं, मच्छर हैं, ऐसे मच्छर हैं कि जो काटते नहीं हैं, खाते हैं इंसानों को। वो ऊपर वो हैं, पानी है और सब कुछ। 2-3 साल, मेरे ख्याल से 1-2 साल की फसलें भी नहीं हैं, और ऊपर से नज़र ना आने के बाद अभी से एक तरफ कुदरती आफत आई है, दूसरी तरफ लॉटरियाँ निकल गई हैं लोगों की, और वो खाए पिए जा रहे हैं और बर्बाद किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुझे इटली का वेनिस याद आ रहा है, गरीबों के पानी में घर डूब। कोई कह रहा है कि ये आगा सिराज साहब ने कहा कि ये मंजूर वसान साहब को वेनिस नज़र आया क्योंकि वो इटली से होके आए थे, और आगा सिराज दुरानी को ये आवाम के गुनाहों का नतीजा नज़र आया। और 2022 के बाद 2032 में खुदा न खास्ता आएगा तो यही रोने धोने होंगे। और ये सैलाब आफत है कुदरती, लेकिन ये पानी रहमत भी। कल तक बिलावल कह रहे थे हाय अल्लाह, सिंध का पानी रोका जा रहा, सिंध का पानी वो चोरी हो रहा। अब लड़काना का पानी कर लें कंट्रोल, उसको ही किसी डैम में डाल लें। चिट्टा डैम नहीं बनाना, काला बाग डैम नहीं बनाना, हमारी लाशों से गुजर। अब लाशें जो पानी में तैर रही हैं उनको ही कोई कब्जा कर लें। क्या किस चक्कर में हम पड़े हुए हैं? हमारे पास एक बड़ा आर्ग्यूमेंट है, हमारे पास 4 मौसम, हमारे पास रेगिस्तान, हमारे पास सहरा, लेकिन कभी नहीं ये चौका हमारे पास नाहल क़यादत, हमारे पास बदनीयत क़यादत। हर चौक पे नया बैंक खुल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान यहाँ से भाग रहे हैं और कोई किधर जा रहा है, और तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। बात यह है कि जब अभी आपने बात की कि ग्रोथ, सारे फिगर्स ठीक हैं, लेकिन हमने एक एनालिसिस कभी नहीं किया। जब 6.5% ग्रोथ थी तो तब भी अवाम जलील थे, और 2.3 पे तो अच्छा क्या होना है। उन्होंने, मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हुए थे और बड़ा रो रहे थे पिछले दौर में, तो उन्हें साफी ने पूछा हुजूर आपको तो कई अरब का मुनाफा बढ़ गया है और अब वो वजीर बन के रो रहे हैं। चलो भाई, अगर यही क्वालिफिकेशन चाहिए तो मुझे वजीर खजाना बना दें, हम भी बैठ के दुआ आंसू, और भट्टी साहब हमें भी कैबिनेट में ले लें अगर रोना ही हमारा काम है तो।
का मंजरनामा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज खिताब किया है, जिसमें उनका यह कहना था कि पाकिस्तान की मईशत गिरती जा रही है। हमने जब मुल्क छोड़ा था तो पाकिस्तान को किस हालत में छोड़ा था, और अब इन्होंने मुआशी दलदल में पाकिस्तान को किस तरीके से धकेल दिया है। उन्होंने तकाबुली जायजा भी बयान किया और बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मईशत किस हद तक बेहतरी की तरफ गामजन थी। और उनका यह कहना था कि अगर नए इंतखाबात का ऐलान नहीं होता तो हालात जो है वो ऐसी समत में चले जाएंगे कि जहां पर रिटेलिएशन अवाम करेंगे, और अवाम का जो दबाव है ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात ये है कि दे आर अटरली जो है वो इनएडिक्वेट हैं, नॉट इक्वल टू दी। ये मैशत 2-3-4% की है, इस मुल्क की अवाम की नहीं है। आप मुझे बताएं, यहां 1/3 मुल्क डूबा हुआ है और एक कानूनी मसला जिस पर बहस की कोई जरूरत नहीं है वो उस पर हो रही है बात। जनाब इमरान खान साहब को अंदर कर दो, अपना उसको गिल को जमानत हो गई है, उसको दोबारा तो ये कहां रह रहे हैं? ये जिस तरह अभी भट्टी साहब ने कहा है ना, सैलाब का पानी जो है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाता है ना इख्तिदार के ऐवानों में जाता है। ये दर्द और दुख से बेगाना लोग हैं जिससे इस मुल्क के लोग 80% लोग गुजरते हैं। कौन सी हम मजा, एक तो नारे बहा इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। कौन सी परचम, कौन से साए तले हम एक हैं? सोनी धरती कदम अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। सोनी धरती के साथ हमने किया क्या? माजरत चाहता हूँ। और हम खुद मुख्तार कौम है, कहाँ से खुद मुख्तार हैं? कौन सा इमेज का फलूदा बन गया भाई? कौन सा इमेज? कशकोल आपके हाथ में है, आपको मुंह को नहीं लगाता बाहर, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। चौथा बदतरीन पासपोर्ट है आपका, आप सब जानवरों की तरह बाहर आपके से ट्रीट किया जाता है। कौन सा तशख्खुस? कोई सिनेमा का टिकट बेचता था, कोई मोटरसाइकिल पे था, कोई मुंशी था, कोई किसी का पथारेदार था। कोई बुराई नहीं है तरक्की करना, लेकिन इतनी बड़ी तरक्कियां। और बच्चों के सामने माँ बाप बह गए हैं, भाइयों के सामने बहनें बह गई हैं, और 10 लाख से ज़्यादा मवेशी और जानवरों का या मवेशियों का उनको ज़्यादा पता होगा जो देहात के बैकग्राउंड से, जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। उसकी वजह यह है कि ये 1, 2, 3 जो जानवर होते हैं या मवेशी होते हैं, ये कुल जमा पूंजी होती है ख़ानदान की, छत और उसके बाद ये, तो वो भी बह गए हैं। तो इस वक्त रेस्क्यू तो तकरीबन 60% मुकम्मल है। इसके बाद है रिलीफ भी लोग हो सकता है जो पाकिस्तान के बहुत सारे मुखय्यर हजरात और बहुत सारी अच्छे फाउंडेशन और NGOs काम कर रही हैं। हुकूमत तो कहीं भी वो नज़र नहीं आ रही। IMF सुनने के लिए तैयार होगा, और ख़ास तौर पे चूँकि आजकल IMF पे प्रेशर है टू हैव प्रोग्राम्स विद सो कॉल्ड ह्यूमन फेस, तो वो शायद जो रिलीफ रिहैबिलिटेशन पे जो खर्चे हैं, जिस तरह उन्होंने कोविड-19 के बाद में हमें सपोर्ट किया था, वो शायद इस मर्तबा भी कुछ हमें सपोर्ट देंगे। डॉक्टर साहब, लास्टली IMF के इस प्रोग्राम की बहाली के लिए बहुत बड़ी कॉस्ट अदा की गई है, और वो कॉस्ट एक कॉमनर ने भी अदा की है। मतलब हुकूमत ने ये कहा कि हम सियासत नहीं रियासत बचाएंगे, ठीक है हमने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बचा लिया, लेकिन कॉमनर ने बड़ी कॉस्ट अदा की है महंगाई की सूरत में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में। एक आम आदमी क्या तवक्को रखे आने वाले? तो थोड़ा सा हम लोग आज गणित लगाते हैं, जितनी आबादी पाकिस्तान की है लगभग उतनी बराबर आबादी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं गणित लगा के, कि यदि अगर पाकिस्तान का विभाजन ना हुआ होता, आज की स्थिति जो थी वो कैसी होती, तो लगभग पाकिस्तान में अभी तो जितनी हैं वहाँ की सीटें उसको हम छोड़ दें, लेकिन अगर भारत के हिसाब से यूपी में लगभग 80 सीटें आती हैं, तो पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है वहाँ पर भी तकरीबन 80 लोकसभा की सीटें होती। ठीक बात है। इधर हम आ जाएं, जो ये बांग्लादेश वाला इलाका है, वहाँ की आबादी भी लगभग 15-16 करोड़ है, 16 साढ़े 16 करोड़। उसके हिसाब से भी अगर हम कैलकुलेट करें भारत के हिसाब से, तो लगभग इतने आबादी वाले राज्य में लगभग सीटें होनी चाहिए 55 से 60 के बीच में। अब 140 सीटें तो हम देखते हैं यही हो गई, या 135 मान लेते हैं, थोड़ा सेफ साइड के लिए 130 मान लेते हैं। और लगभग अभी भारत में जो है लगभग 50-55 सीटें ऐसी हैं जो ऑलरेडी इनकी मेजॉरिटी में आती है। तो ये आंकड़ा कितना हो जाता है? ये आंकड़ा हो जाता है 180-185 के आसपास। अब आप सोचो, अगर आज पूरा ये यूनाइटेड भारत होता तो 185 सीटें तो यही, उसके बाद में थोड़ा बहुत और भी इधर उधर कुछ इधर जोड़ घटा के कुछ स्कीम चला के लगभग ये 190 सीटें भी अगर ले आते, कम से कम 190-200,
तो कितनी बड़ी पावर बन जाते। और ये जो छोटे मोटे दल हम देखते हैं भारत, छोटे मोटे तो नहीं खैर कहेंगे, अच्छे खासे दल हैं, जो कोई 20 सीट वाला, कोई 30 सीट वाला, कोई 40 सीट वाला, ये सब मिलजुल के अगर सरकार बना ले जाते तो सीधी सी बात है, जो कोई इनकी बड़ी पार्टी होती, शायद मुस्लिम लीग आज भी होती है, जो भी बड़ी पार्टी होती, उसका बहुत बड़ा स्टेक रहता है, पीएम भी संभवतः उसका बनता। आज वही पीएम जैसे पाकिस्तान का दुनिया में जा जाकर भीख मांग रहा है, जिस तरीके से बेइज्जत हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तानी बाकायदा जो हैं वो बेइज्जत किए ही जाते हैं, सब कुछ तो किया ही जाता है और जगह सन्नाटे में दिख जाते हैं, ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ में, इस्लामिक कंट्रीज़ में भी, और इनके जो पक्के दोस्त हैं उन कंट्रीज़ में भी बाकायदा उनको पीटा जाता है। वहाँ के लोगों में इतनी नफरत, इतना ये लोग कांड कर चुके हैं वहाँ जा जाके कि वहाँ के लोग बाकायदा पीटना चालू करते हैं। वो स्थिति आज हम लोगों की भी होती, हम लोग भी खुद को फिर भिखारी बोल रहे थे, हम लोग भी जहाँ जाते हर जगह भिखारियों की नज़र से देखे जाते, हम लोग भी जहाँ पे जाते हर जगह इसी तरीके से धुतकारे जा रहे होते। तो समझना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा कि कहीं ना कहीं विभाजन जो था वो कहीं ना कहीं सही भी था। उसके अलग अलग मायने हो सकते हैं, कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, पर फायदे के हिसाब से देखें तो बहुत होता, क्योंकि हम लोग थोड़ा अगर गणित से समझने की कोशिश करें तो फिर संभवतः उन्हीं का पीएम होता, और लगभग पिछले 70 सालों में कुछ नहीं तो 30-40 साल तो उनका पीएम बराबर रहा ही होता, शायद अभी भी मौजूद होता। तो उस स्थिति में हम लोगों की क्या, एक आम भारतीय की क्या स्थिति होती, उसका हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं।